कल्पना करिए एक ऐसी जगह की जहां समय रुक गया हो, जहां प्राचीन योद्धाओं की कहानियां पत्थर में कैद हों और हवा में अभी भी उनकी गूंज सुनाई देती हो। सनी और उसके साथी एक विशाल कैनियन के किनारे खड़े थे। ये कोई साधारण खाई नहीं थी, ये एक ऐसी गहराई थी जो धरती के दिल तक जाती लगती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि ये जगह किसी पुराने राज को छुपाए बैठी हो। उनके सामने एक टूटा हुआ पुराना पुल था। कभी ये पुल दो किनारों को जोड़ता होगा, लेकिन अब इसके टुकड़े कैनियन की गहराई में बिखरे पड़े थे। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक कलोसल पत्थर का योद्धा, हेडलेस, विशाल मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ। यह स्टैचू इतना बड़ा था कि इसकी छाया पूरी कैनियन को ढक लेती थी। जाले इतने मोटे और पुराने थे कि लगता था जैसे किसी ने सफेद रेशम की चादर से पूरी मूर्ति को ढक दिया हो। डरावना है ना? एफी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा रोमांच था। सनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर कौन सा क्रीचर इतने बड़े जाले बना सकता है। जवाब उसे जल्द ही मिल गया। मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उस क्रीचर की कहानियां सुनी हैं जो यहां अपना घोंसला बनाता था। वो इन सभी डैमनेबल स्पाइडर्स की मां थी जिनसे हम पिछले एक हफ्ते से निपट रहे हैं। एक ह्यूज मेनेस क्रीचर, एक घर जितना बड़ा और पूरी तरह से डेडली, एक हॉवर टैंक की तरह आर्मर्ड भी। टैंक के बारे में नहीं पता था, तो एफी ने समझाया। ओ राइट, तुम तो स्कूल ड्रॉप आउट हो, मैं भूल ही गई थी। तुमने पहले पीटीवी देखा है ना? पीटीवी का मतलब होता है पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसा कि तुम्हें पता है। आई होप। खैर, टैंक कुछ वैसा ही होता है, बस बहुत बड़ा और भारी, मोटी आर्मर और उसमें एक काइनेटिक या एनर्जी कैनन लगा हो। ये सुनकर सनी की सांस फूलने लगी। हम उस बड़ी मकड़ी को मारने की कोशिश नहीं करने वाले हैं ना? एफी हंसी। असल में ये तुम्हारा लकी डे है। हम स्पाइडर मम्मी से नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कोई भी कभी नहीं मिलेगा, वो बहुत पहले मर चुकी है। राहत की एक लहर सनी के शरीर में दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे ब्राइट कासल के दूसरे रूलर ने मारा था, इससे पहले कि वो खुद क्रिम्सन स्पायर को जीतने की कोशिश में मारा जाता। जिस हंट्रेस ने मुझे फॉरगॉटन शोर पर आने के बाद सब सिखाया था, वो असल में एक वक्त पर उसकी कोहोर्ट की मेंबर थी, अगर तुम यकीन करो तो। इनफैक्ट वही थी जिसने उस अबॉमिनेशन को आखिरी ब्लो दिया था। एफी ने अपना ब्रॉन्ज स्पीयर दिखाया। मेरा भला, ये एक टियर 5 अवेकेंड मेमोरी है, तो मुझे लगता है वो बड़ी बुरी मकड़ी एक अवेकेंड टायरेंट रही होगी। इमेजिन कर सकते हो, ये सारे क्रीपी क्रॉलर्स एक सेंटिएंट कमांडर की सेवा कर रहे थे। भगवान का शुक्र है वो मर गई। सनी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हारा भाला गलती से किसी गिरे हुए तारे के टुकड़े से बना था? एफी चौंक गई। किसी ने नहीं, मैंने बस अंदाजा लगाया। और तब सनी को एहसास हुआ, जेनिथ शार्ड, मिडनाइट शार्ड, 2 हेडलेस स्टैच्यूज, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं था। नेफिस और कैसी उससे कुछ छुपा रहे थे। तो ये एक्सपेडिशन उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है, अंधेरे में रखा जाना। ओह, द आयरनी। ये आयरनी उसे अंदर तक हिला गई, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। एफी ने आगे की तरफ इशारा किया। आगे एक घोंसला है। स्टैचू तक पहुंचने के लिए हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। बहुत सारी मकड़ियां हैं, कुछ बड़ी वाली भी। सनी ने अपना मिडनाइट शार्ट समन किया। काला ब्लेड हवा में चमका। हमें घोंसला साफ करना होगा और सूरज डूबने से पहले स्टैचू पर चढ़ना होगा। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हवा में टेंशन बढ़ गया था। ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, ये उन रहस्यों को सुलझाने की शुरुआत थी जो बहुत गहरे दबे हुए थे। एंशिएंट वॉरियर्स के शैडोज में नई कहानियां लिखी जाने वाली थीं। और जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ ढलता जा रहा था, सनी और उसके साथी उस अंधेरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सच्चाई का इंतजार था। भूल भुलैया की गहराइयों में एक साफ, मधुर घंटी की आवाज गूंजी। लेकिन ये कोई शांति का संकेत नहीं था, ये मौत का निमंत्रण था। विशाल धूसर जालों की कोकून में छुपे हुए राक्षसी लोहे के मकड़ों को पता चल गया था कि नया शिकार आ गया है। इफी और स्टोन सेंट ने तुरंत एक शील्ड वॉल बनाई। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, हाथों में हथियार मजबूती से पकड़े हुए थे। वे जानते थे कि अगले कुछ पलों में उन पर टूट पड़ने वाला तूफान कितना भयानक होगा। धूसर जालों के बीच से निकलकर सैकड़ों आयरन स्पाइडर्स अपने नुकीले पैरों से जमीन पर खरोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थी और उनके जबड़े खून की प्यास से तड़प रहे थे। नेफिस और कास्टर दोनों तरफ से पोजीशन ले चुके थे। उनकी स्ट्रैटेजी साफ थी, मल्टी प्रोंग्ड अटैक। लेकिन सबसे खतरनाक काम सनी का था। वो शैडोज में छुपकर पीछे से एम्बुश करने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि अकेले एनिमी लाइंस के पीछे वो कितना वल्नरेबल है। एक गलती
और वो इन राक्षसी क्रीचर्स का निवाला बन जाएगा। 1 सेकंड के कुछ हिस्से बाद मकड़ियों की लहर उस छोटी सी शील्ड वॉल से टकरा गई। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा कोकून हिल गया। इफी और स्टोन सेंट ने अपनी जमीन मजबूती से पकड़ी, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। हर तरफ से नुकीले पैर, जहरीले दांत और चमकती आंखें उन पर हमला कर रही थीं। सनी ने शैडोज से निकलकर अपना अटैक शुरू किया। उसके हाथों में प्राउलिंग थॉर्न चमक रहा था। धोखेबाज नहीं, बस स्मार्ट, वो मन में बुदबुदाया और एक के बाद एक आयरन स्पाइडर्स को गिराने लगा। हर सक्सेसफुल किल के साथ उसे सिस्टम का मैसेज दिखाई देता, यू हैव स्लेन एन अवेकेंड बीस्ट आयरन स्पाइडर। उसकी शैडो और भी मजबूत होती जा रही थी। कोहोर्ट ने इस छोटी सी विंडो में 10 या उससे ज्यादा को मार गिराया था, लेकिन ये काफी नहीं था। हर मरने वाले स्पाइडर के बदले में 2 नए आ जाते थे। सनी और नेफिस के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। लैबिरिंथ के सफर के दौरान कई महीने पहले उन्होंने खामोश समझ डेवलप की थी। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे के मूव्स प्रिडिक्ट कर सकते थे। चेंजिंग स्टार के साथ साइड बाय साइड लड़ना कितना एक्सिलरेटिंग था, सनी ने सोचा, जबकि उसका ब्लेड एक और स्पाइडर के थ्रू जा रहा था। उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेन था, लेकिन बैटलफील्ड में वे परफेक्ट पार्टनर्स थे। अचानक कैसी ने अपना स्टाफ उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, वो कुछ प्लान कर रही थी। उसने अपने स्टाफ से एक पावरफुल गस्ट ऑफ विंड क्रिएट की। ये कोई ऑर्डिनरी हवा नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड मूव था। धरती पर इन क्रीचर्स के स्पाइडर रिश्तेदारों की सुनने की क्षमता अनोखी और शक्तिशाली होती थी। मकड़ियों के पास कान जैसा कोई अंग नहीं होते थे, लेकिन वे साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती थीं। कैसी की हवा ने पूरे वेब को हिला दिया। वाइब्रेशंस की वेव्स पूरे कोकून में फैल गईं। आयरन स्पाइडर्स अचानक डिसोरिएंटेड हो गई। उनका फील्ड ऑफ विजन लगभग एब्सोल्यूट था, लेकिन अब वे कंफ्यूज्ड थे। वेब की वाइब्रेशंस उनके सेंसेस को कंफ्यूज कर रही थीं। अब नेफिस ने चिल्लाकर कहा, यह उनका मोमेंट था। कोहोर्ट ने डिटरमिन्ड चार्ज किया। सनी ने अपने प्राउलिंग थॉर्न के इनविजिबल स्ट्रिंग का यूज किया। 2 फॉर्मिडेबल आयरन स्पाइडर्स उसके ट्रैप में फंस गए। स्ट्रिंग ने उनके पैरों को उलझा दिया और वे गिर पड़े। सनी ने तुरंत उन पर अटैक किया। कर्सेस, एक स्पाइडर ने अपनी अजीब सी आवाज में चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सनी का ब्लेड उसके वाइटल पॉइंट्स में घुस गया। यू हैव स्लेन एन अवेकेंड बीस्ट। सिस्टम का मैसेज फिर से आया, योर शैडो ग्रोज स्ट्रॉन्गर, यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। बैटल का टाइड पूरी तरह टर्न हो गया था। जो क्रीचर्स कुछ मिनट्स पहले ओवरवेलमिंग लग रहे थे, अब डेस्परेट डिफेंस में थे। कोहोर्ट का हर मेंबर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ रहा था। एफी का हैमर क्रशिंग ब्लोज दे रहा था। स्टोन सेंट की शील्ड हर अटैक को ब्लॉक कर रही थी। नेफिस की स्वॉर्ड फायर की तरह चमक रही थी और कास्टर के स्पेल्स हवा में मैजिक की स्पार्क्स बिखेर रहे थे। एक के बाद एक सभी अवेकेंड आयरन स्पाइडर्स गिरते गए। उनकी रेड ग्लोइंग आईज धीरे धीरे डिम होती गईं। विशाल कोकून में अब केवल साइलेंस थी। ग्रे वेब्स अब एम्प्टी लटक रहे थे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं थी। कोहोर्ट ने सक्सेसफुली पूरे नेस्ट को क्लियर कर दिया था। ये एक अनडिवाइबल विक्ट्री थी। इन घिनौने क्रीचर्स का पूरा कॉलोनी खत्म हो गया था। ओवरवेलमिंग ऑड्स के अगेंस्ट उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, टीम वर्क और इंजेन्युइटी से जीत हासिल की थी। लैबिरिंथ की इस डार्क कॉर्नर में उन्होंने साबित कर दिया था कि सही प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। युद्ध की आग बुझ चुकी थी, लेकिन सनी के शरीर में अभी भी दर्द की लहरें दौड़ रही थी। वो घुटनों के बल गिर गया, सांस फूल रही थी। आयरन स्पाइडर्स के साथ लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसके अंदर एक कड़वा एहसास था। बहुत कमजोर, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं, उसने मन में सोचा। हाँ, उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन यह जीत इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं थी। ये टीम वर्क की जीत थी, कोऑपरेशन की जीत थी। वो जानता था कि अगर वो अकेला होता तो शायद ये कहानी कुछ और होती। उसने अपने शैडो फ्रैगमेंट्स को चेक किया। 362 आउट ऑफ 1000। नेस्ट साफ करने से उसे 22 फ्रैगमेंट्स मिले थे। 10 उन 5 आयरन स्पाइडर्स के लिए जो उसने खुद मारे थे, और 12 और उनके लिए जो शैडो सेंट ने मारे थे। शैडो सेंट की वजह से उसकी फ्रैगमेंट कलेक्शन स्पीड डबल हो गई थी, जो एक अच्छी बात थी। अगर मैं तब तक जिंदा रहा तो, उसने ग्रिमिस करते हुए सोचा। ड्रीम रेल्म में पूरे 7 महीने बिताए थे और अभी भी उसे लगता था कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। लैबिरिंथ के बारे में सोचते हुए उसे एक डिप्रेसिंग रियलाइजेशन हुई। यहाँ के ज्यादातर क्रीचर्स माइंडलेस थे, बस पैरासाइट्स की तरह जो उन रेमिनेंट्स पर फीड कर रहे थे जो असली ओनर्स ने छोड़े थे। कितना डिप्रेसिंग ख्याल है, उसने मन में कहा। उसने अपनी नई मेमोरी को देखा, एक स्पाइडर सिल्क क्लोक। Tier 1 मेमोरी था, लेकिन बिल्कुल यूजलेस। उसने फैसला किया कि इसे स्टोन सेंट को फीड कर देगा।
एक और शैडो फ्रैगमेंट मिल जाएगा जो कम से कम कुछ तो फायदा होगा। खैर, जो भी हो, उसने सोचा और क्लोक को स्टोन सेंट के हवाले कर दिया। तभी नेफिस की आवाज़ सुनाई दी, हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है। स्टैचू पर चढ़ने से पहले चलो घोंसले को एक्सप्लोर करते हैं। सनी के चेहरे पर एक इंटरनल स्माइल आई। एमेचर एक्सप्लोरर की तरह वो भी क्यूरियस था कि इस मैसिव स्पाइडर नेस्ट के अंदर क्या है। घोंसला एक कोलोसल मेटल वेब स्फीयर था जो स्टोन कोलोसिस के फुट के अराउंड बना हुआ था। ब्रिज को ब्लॉक कर रहा था और इसका एंट्रेंस स्पाइडर मेट्रियार्क के इमेंस साइज का इंडिकेशन दे रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, डार्कनेस ने उन्हें घेर लिया। अंदर का माहौल डैम था। पानी की बूंदें टपक रही थीं, मेटल की वेब्स चारों तरफ फैली हुई थी, क्रिएटिंग एक ईयरी एटमॉस्फेयर। सनी केयरफुली आगे बढ़ रहा था, हर स्टेप पर अलर्ट। और फिर अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सनी फ्रीज हो गया। जो कुछ उसने देखा था वो उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस को हिला गया था। डार्क नेस्ट के अंदर ड्रिपिंग वाटर की आवाज के बीच कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये डिस्कवरी जो भी थी, ये उनकी जर्नी को एक नया डायरेक्शन दे सकती थी। सरप्राइज और एंटिसिपेशन का मिक्सचर उसके अंदर घूम रहा था। क्या था वो चीज जिसने सनी को इतना शॉक दिया था? क्या ये कोई नया थ्रेट था या फिर कुछ और अनएक्सपेक्टेड? स्पाइडर नेस्ट के अंदर छुपा हुआ ये सीक्रेट उनकी डेस्टिनी को कैसे बदलने वाला था? अंधेरे में डूबे इस विशाल मकड़ी के घोंसले में सनी की आंखें एक भयानक दृश्य पर टिक गईं। मेट्रियार्क का सूखा हुआ शव वहां पड़ा था और उसके चारों ओर 5 विशाल मेटालिक अंडों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये वही अंडे थे जिनसे 5 मॉन्स्ट्रस फॉलन बीस्ट्स निकले थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही उसकी नज़र आसपास घूमी तो उसने देखा कि सैकड़ों छोटे गीले अंडे चारों तरफ फैले हुए थे। और फिर वो कोकून्स, हजारों की संख्या में लटके हुए कोकून्स, जिनमें से हर एक में कुछ न कुछ था। सनी का पेट मतली से भर गया जब उसे समझ में आया कि ये कोकून्स खाने के लिए नहीं थे, ये तो इंक्यूबेटर्स थे। हर कोकून में एक ममीफाइड नाइटमेयर क्रीचर था जो स्पाइडरलिंग्स के लिए भोजन का काम कर रहा था। तो वो वहां से आए थे, उसने धीमी आवाज में कहा, अपनी आवाज में छुपी हुई घृणा को दबाते हुए। उसके मन में एक ही विचार आ रहा था, कर्स इट ऑल। लानत है इन मकड़ियों पर, लानत है लैब्रिंथ पर, लानत है फॉरगॉटन शोर पर, और खासकर लानत है उस डैम्ड नाइटमेयर स्पेल पर जो उसे यहां लाया था। वो इस नाइटमेयर से थक चुका था, इस एंडलेस हॉरर से जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी कोहर्ट के एक सदस्य की आवाज गूंजी। उन्होंने कुछ अलग देखा था, एक कोकून जो बाकियों से अलग था। इसमें कोई नाइटमेयर क्रीचर नहीं था, बल्कि एक इंसान का सिलवेट दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हारी तलवार इसे काट के खोल सकती है? किसी ने पूछा। सावधान रहना, दूसरे ने चेतावनी दी। जैसे ही कास्टर ने अपनी तलवार से उस कोकून को खोला तो जो दृश्य सामने आया वो बस बर्दाश्त के बाहर था। एक ममीफाइड इंसानी शरीर जिसकी हालत देखकर सनी का पेट मचल गया और वो उल्टी करने लगा। 6 लोग उस कोकून के चारों ओर उदासी में खड़े थे, सभी के चेहरों पर शौक और हॉरर के भाव। क्या तुम लोग इसे जानते थे? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। सनी ने अपना मुंह पोंछा और कहा, हां, इसका नाम स्टीफन था। वो पांडमर क्लैन का सबसे छोटा वारिस था। स्टीफन, वो लड़का जिससे उसके कभी नहीं बनी थी एकेडमी में, लेकिन अब इस भयानक हालत में देखकर सारी पुरानी दुश्मनी बेमानी लग रही थी। ये सिर्फ एक इंसान था जो इस क्रूअल वर्ल्ड का शिकार हो गया था। 3 स्लीपर्स इस साल फॉरगॉटन शोर भेजे गए थे जो कभी डार्क सिटी नहीं पहुंच पाए। स्टीफन उनमें से एक था और अब वो यहां था, इस भयानक रूप में। सूरज डूबने लगा था और रात का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। हमें निकलना होगा, सूरज डूब रहा है, किसी ने कहा। क्या हम इसे दफनाने नहीं वाले हैं? एक और आवाज आई जिसमें दुख और सम्मान का भाव था। नेफिस ने गहरी सांस ली और कहा, उतना वक्त नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई इन अंडों से इन्फेक्टेड बॉडीज को छुए। ये बहुत खतरनाक है। उसने अपना फैसला सुना दिया। स्टीफन के अवशेषों को और पूरे स्पाइडर नेस्ट को प्यूरिफाइंग फायर से जलाना होगा। ये एक सॉलम फेयरवेल था, एक अंतिम सम्मान जो वे उसे दे सकते थे। ठीक है, जाओ, मैं तुम लोगों को बाद में कैचअप करूंगी, नेफिस ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा। बाकी कोहोर्ट मेंबर्स ने भारी दिल से वहां से जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि नेफिस ये काम अकेले ही कर सकती है और उनकी मौजूदगी सिर्फ बाधा बनेगी।
जैसे ही वो उस भयानक जगह से निकले, रात का अंधेरा उन्हें घेरने लगा। लेकिन अब उनके दिलों में एक और भार था, स्टीफन की मेमोरी और इस हार्श रियलिटी का एहसास कि वो सभी कितने वल्नरेबल हैं इस मोर्सीलेस वर्ल्ड में। हर कदम के साथ वो जानते थे कि डेथ उनके बहुत करीब है और कोई भी गलती उन्हें स्टीफन जैसा अंत दे सकती है। जब हमारा कोहोर्ट उस विशाल स्टैचू के कंधे पर पहुंचा तो नीचे कैन्यन में एक अद्भुत नजारा दिखा। एक जलता हुआ नेस्ट था जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। लेकिन अचानक वो काला पानी जो हमेशा कर्स्ड की तरह इस लैंड को घेरे रहता था, धीरे धीरे उस नेस्ट के पास बढ़ने लगा। जैसे ही उस कर्स्ड ब्लैक सी ने उस बर्निंग नेस्ट को छुआ, भाप के विशाल कॉलम्स हवा में उठने लगे। ये सीन इतना ड्रामेटिक था कि हम सब बस खड़े होकर देखते रह गए। सनी ने एक ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ नेफिस की तरफ देखा और पूछा, सो अब क्या? उसे पता था कि अब रियल डेंजर का सामना करना होगा। नेफिस ने काम वॉइस में जवाब दिया, हम कैनियन तक मेरी उम्मीद से जल्दी पहुंच गए। अभी भी 2 दिन बचे हैं इससे पहले कि हम एक्ट कर सकें, तो आराम से रहो। हम कल रेस्ट करेंगे और उसके अगले दिन तैयारी शुरू करेंगे। रेस्ट सुनने में बढ़िया लगा, सनी ने सोचा, लेकिन उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे। ये हेडलेस स्टैचूज जिन पर वो खड़े थे, इनका कनेक्शन क्या था उन मिस्टीरियस मेमोरीज से? नेफिस को पता था कि ये स्टैचूज उन 7 बहादुर हीरोज को रिप्रेजेंट करती थीं, जिन्होंने हजारों साल पहले इस कर्स्ड लैंड में रोशनी वापस लाने की कसम खाई थी। सनी ने 3 स्टैचूज देखी थी अब तक, एक नाइट, एक ग्रेसफुल वुमन और एक माइटी वॉरियर। लेकिन नेफिस अभी भी उससे पूरी ट्रूथ छुपा रही थी। सनी को लगता था कि नेफिस अब उस पर उतना भरोसा नहीं करती थी जितना पहले करती थी। वो कास्टर से अपनी टेक्निक्स शेयर कर रही थी, लेकिन सनी से सीक्रेट्स रख रही थी। ये बात उसे बहुत परेशान करती थी। सनी ने जोर दिया था कि वो कोहोर्ट का सच्चा मेंबर नहीं है, बल्कि बस एक हायर्ड स्पेशलिस्ट है, लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस उसे हर्ट करता था। कोहोर्ट के अंदर एक इनविजिबल सोशल बैरियर था। कोर मेंबर्स नेफिस, कैसी और कास्टर अपना एक अलग ग्रुप बनाते थे, जबकि सनी और कई आउटसाइडर्स की तरह फील करते थे। लेकिन इस सिचुएशन में एक अच्छी बात यह थी कि सनी और कई के बीच एक अजीब सी फ्रेंडशिप डेवलप हो रही थी। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने अलग थे कि ऐसा लगता था जैसे वो अलग अलग दुनिया से हों। कई के पास नोबल फैमिली की लग्जूरियस लाइफ की स्टोरीज थीं, जबकि सनी के पास आउटस्कर्ट्स की हार्श रियलिटी के टेल्स थे। दोनों एक दूसरे की स्टोरीज को सुनकर अमेज्ड हो जाते थे। लेकिन सनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी ट्रेनिंग। उसने अपना पूरा फ्री टाइम शैडो डांस को मास्टर करने में लगाने का डिसीजन लिया था। ये कोई ऑर्डिनरी कॉम्बैट स्टाइल नहीं था, ये एक इथीरियल कॉन्सेप्ट था जिसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट करना था। शैडो डांस सीखने के लिए उसे अपनी सारी प्रीवियस टेक्निक्स को अनलर्न करना पड़ रहा था। उसे एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी पड़ रही थी। पहले दिन की ट्रेनिंग के बाद सनी का पूरा बॉडी एक कर रहा था। उसकी मूवमेंट्स इतनी ऑकवर्ड लग रही थी कि अगर कोई देखता तो लगता कि वो कोई सीजर आ रहा। लेकिन सनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा दिखता है। सिर्फ एक चीज मैटर करती थी कि वो धीरे धीरे खुद को शैडो डांस के बेसिक्स मास्टर करने की तरफ पुश कर रहा था, और उम्मीद है अपना पहला रेलिक पाने की तरफ। हर रात जब वो सोने जाता तो उसके मसल्स में दर्द होता था, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन और भी स्ट्रांग हो जाता था। वो जानता था कि ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन शैडो डांस को मास्टर करना उसका अल्टीमेट गोल था। इस कर्स्ड लैंड में सर्वाइव करने के लिए उसे हर पॉसिबल एडवांटेज चाहिए था, और एक रेलिक उसे वो पावर दे सकता था जिसकी उसे जरूरत थी। शाम का वक्त था और सनी एक मूर्ति के ऊपर बैठा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कुछ खो गया है, वो संतुलन जो उसने कहीं रास्ते में गंवा दिया था। कल शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा और आज शांति का आखिरी दिन हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में उसका व्यवहार काफी अजीब रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर कहाँ गई थी वो ठंडी समझदारी और बेरहमी जिसने अतीत में उसे इतनी बार बचाया था। क्या हुआ था उसके साथ? सबसे पहला झटका तब लगा था जब उन्होंने पाया कि ब्राइट कासल में कोई गेटवे नहीं है। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, और अंत में कुछ भी नहीं। न सिर्फ उन्हें उनकी कोशिशों का इनाम नहीं मिला, बल्कि उसके बजाय उनकी सारी उम्मीदें बेरहमी से डिस्ट्रॉय हो गई। ये अकेला ही किसी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। फिर उसे लगने लगा था कि वो अकेला है, अलग है। अनजाने में उसने खुद को एक आउटकास्ट बना लिया था ताकि कोई और उसे आउटकास्ट ना बना सके। पुरानी हैबिट्स वापस आ गई थीं, जैसे कोई सुरक्षा कवच हो। लेकिन अंत में वो एक नहीं बल्कि 3 झटके थे जिन्होंने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। पहले कैसी का विजन, जो कुछ भी उसने देखा था वो टेरिफाइंग था।
फिर हार्पर का मर्डर जिसने सबको हिला दिया था, और आखिर में नेफिस का टूटा हुआ भरोसा। ये सबसे ज्यादा दुखदाई था। कोई भी उस बोझ के नीचे ढेर हो जाता, और फिर भी सनी अपना बैलेंस बनाए रखने में कामयाब रहा था, भले ही मुश्किल से। लेकिन जब ब्लैक नाइट ने उसे मॉर्टली वूंड किया था तो वो अनबेरेबल पेन आखिरी तिनका साबित हुआ। उस वक्त उसने कंट्रोल छोड़ दिया था। थोड़ा पागल होना आरामदेह, सरल और सुरक्षित था। सनी को उस अथाह निराशा से खुद को बचाने के लिए पागलपन की ढाल की जरूरत थी जो उसे पूरी तरह नष्ट करने की धमकी दे रही थी। बिल्कुल जैसे नेफिस ने कहा था, उस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान को थोड़ा पागल बनना पड़ता था। लेकिन अब जबकि अंत आ रहा था, उसे सच्चाई से छुपना बंद करना होगा। उसे इसे मानना होगा और सहना होगा। यही उसके जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। ठीक है, जागने का वक्त हो गया है, उसने मन में कहा। अगले दिन 6 इंसान विशाल कैनियन के किनारे पर खड़े थे। सन्नी और उसके साथी उस राइजिंग कर्स्ड सी को देख रहे थे जो तेजी से ऊपर आ रहा था। कुछ ही मिनट्स में सारी रोशनी पूरी तरह खत्म होने वाली थी। एब्सोल्यूट डार्कनेस उन्हें घेरने वाला था। हवा में टेंशन था, जैसे कोई इनविजिबल स्टॉर्म आने वाला हो। नेफिस ने अपनी इनकैंडेसेंट सॉर्ड निकाली जिसकी रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था, जैसे वो कह रही हो कि वो इस कर्स्ड सी को चैलेंज करने के लिए तैयार है। क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये वो मोमेंट था जिसके लिए वे सब तैयार हो रहे थे। खुद को तैयार करो, नेफिस ने कहा, अपनी सॉर्ड को ऊपर उठाते हुए। फॉरगॉटन शोर पर डार्कनेस छाने लगी थी और वे सब जानते थे कि ये शायद उनका आखिरी कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। लेकिन अब भागने का वक्त नहीं था, अब सिर्फ लड़ने का वक्त था। पानी तेजी से बढ़ रहा था। 6 लोग उस उफनती हुई नदी के किनारे खड़े थे, जहां अंधेरे में सिर्फ एक चमकती हुई तलवार की रोशनी उन्हें दिखाई दे रही थी। चेंजिंग स्टार की तलवार का प्रकाश उनके चेहरों पर पड़ रहा था, लेकिन वो रोशनी उनके डर को छुपा नहीं पा रही थी। श्रापित समुद्र धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और उस भूल भुलैया को निगलने की धमकी दे रहा था जिसमें वे फंसे हुए थे। सनी के पैरों में ठंडा पानी लग रहा था और वो कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इन 6 लोगों में से सिर्फ 3 ने ही इस डार्क अबिस के खतरों को सच में अनुभव किया था। बाकियों को नहीं पता था कि वो क्या सामना करने वाले थे। असली खतरा समुद्र से नहीं था, बल्कि उसकी गहराइयों में छुपे हुए डरावने जीवों से था। मुझे कुछ दिख नहीं रहा अभी तक, सनी ने धीरे से कहा। उसके मन में भागने का ख्याल आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि नेफिस और कैसी का प्लान सही होगा। भले ही वो आमतौर पर किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अचानक अंधेरे पानी में कुछ हिला। एक विशाल आकार धीरे धीरे सामने आने लगा। सनी की सांस रुक गई। वो यहां है, वो फुसफुसाया। पानी से कोलोसल हेडलेस स्टैचू निकला। वो क्रीचर एक सच्चा जायंट था। लहरों के ऊपर आसानी से टावर कर रहा था, भले ही वो कैनन के बॉटम पर चल रहा था। उसके कंधे पहाड़ों की तरह विशाल थे और जहां सिर होना चाहिए था वहां खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। ये 7वीं हेडलेस स्टैचू थी, लेकिन ये बाकी से अलग थी क्योंकि ये हिल सकती थी। तैयार हो जाओ, चेंजिंग स्टार ने चिल्लाकर कहा। सबको पता था कि उनके पास ऐसा करने का सिर्फ एक मौका था। फेलियर का मतलब मौत था। पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। वो जायंट स्टैचू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, अपने रास्ते में आने वाले पुराने ब्रिज के टुकड़ों को तोड़ता हुआ। नेफिस, काइक और कैस्टर आसानी से उस मूविंग कोलोसस पर चढ़ गए, लेकिन सनी के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो आ रहा है, किसी ने चिल्लाया। सनी अपनी छोटी हाइट की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया था और वो जायंट के कंधे तक नहीं पहुंच पा रहा था। सच में पागलपन है, वो अपने आप से बुदबुदाया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही हो। तभी एफी ने उसे कॉलर से पकड़ा। डैम, कितना इरिटेटिंग है, वो बोली और एक झटके में सनी को जायंट के कंधे पर फेंक दिया। क्या? सनी हैरान रह गया। वो हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। इतना हल्का, एफी ने हंसते हुए कहा जब सनी सेफली जायंट के कंधे पर लैंड हो गया। अब सभी 6 लोग उस स्टोन कोलोसस पर सवार थे। वो विशाल स्टैचू धीरे धीरे मुड़ा और साउथ की तरफ चलने लगा। उनका प्लान काम कर गया था। ये मूविंग जायंट उनके लिए फॉरगॉटन शोर तक पहुंचने का एक फास्ट और कंपैरेटिवली सेफ तरीका था। पानी में डूबते हुए कैनियन को पीछे छोड़ते हुए वो कोहोट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, उस टेरिफाइंग एंटिटी के पीठ पर सवार होकर जिसे उन्होंने खुद ही समन किया था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां समुद्र काला है, हवाएं क्रूर हैं और पत्थर के देव हजारों सालों से अकेले भटक रहे हैं।
आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 5 दोस्तों को मौत के मुंह से वापस लेकर आई, लेकिन साथ में कुछ और भी लेकर आई। फॉरगॉटन शोर के काले पानी पर एक विशाल पत्थर का कोलोसिस हजारों सालों से भटक रहा था। उसका सिर कटा हुआ था, उसका मकसद अज्ञात था। सनी, नेफिस, कैसी, एफी और कई, ये 5 साथी उस दैत्य की गर्दन के गोल प्लेटफॉर्म पर जमा थे। हवा में नमक की गंध थी और समुद्र की गर्जना उनके कानों में गूंज रही थी। कैसी के पास विजन्स थे, रहस्यमय दर्शन जो उसे दिखाते थे कि ये हेडलेस जायंट कहाँ जा रहा है। लैब्रिंथ की 7वीं स्टैचू से इसका कोई गहरा कनेक्शन था, लेकिन सनी को लगता था कि कैसी ने पूरी सच्चाई नहीं बताई है। इन एंशिएंट स्टैचूज के आसपास कितने गहरे रहस्य छुपे हैं, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। तेज हवाओं ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे। ठंडे पानी की बूंदें उनके चेहरे पर चाबुक की तरह मार रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ सनी ही अपनी शैडो सेंस से कुछ देख पा रहा था। वो उनकी आंखें था, उनका गाइड था इस अंधकार में। अचानक सनी ने महसूस किया कि कोलोसस नीचे की तरफ झुक रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खुद को तैयार करो, उसने चिल्लाकर कहा। हम कम से कम कुछ मिनटों के लिए पानी के नीचे रहने वाले हैं। पानी ने उन्हें निगल लिया। काला, ठंडा, निर्दयी पानी। सनी के फेफड़े जल रहे थे, उसकी मांसपेशियां स्पैज़म कर रही थीं। चारों तरफ सिर्फ अंधकार था और वो जानता था कि अगर यहां कोई बह गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी उसने देखा कि कई का बॉडी प्लेटफॉर्म से फिसल रहा था। पानी का तेज बहाव उसे दूर ले जा रहा था। लेकिन कैसी, वो ब्रेव लड़की तुरंत एक्शन में आ गई। उसने अपनी गोल्डन रोप निकाली और कई को पकड़ लिया। उसकी ग्रिप इतनी मजबूत थी कि लगता था जैसे वो मौत से भी लड़ सकती थी। मिनट्स बीते या शायद आवर्स, समय का कोई मतलब नहीं था उस गहराई में। सनी की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड हो रही थी। उसके लंग्स में फायर लग रही थी। लेकिन तभी वो महसूस कर सका कि कोलोसस ऊपर आ रहा है। जब वे पानी की सरफेस पर आए तो सब ने डेस्परेटली सांस ली। हवा कभी इतनी मीठी नहीं लगी थी। एफी खांस रही थी, नेफिस की सांस तेज चल रही थी और कई अभी भी कैसी के आर्म्स में था, बेयरली कॉन्शियस। लेकिन जैसे ही सन्नी ने अपनी शैडो सेंस से आसपास स्कैन किया, उसका खून सूख गया। प्लेटफॉर्म पर कुछ और था, कोई और था। सनी? नेफिस ने पूछा। उसकी आवाज में कंसर्न था। क्या हुआ? कैसी ने भी पूछा। सन्नी ने स्लोली अपना सिर उठाया। उसकी आवाज में एक स्ट्रेंज कामनेस थी जो स्टॉर्म से भी ज्यादा डरावनी थी। हमारे पास एक पैसेंजर है। उस मोमेंट में हवा भी रुक गई लगती थी। समुद्र की आवाज भी धीमी हो गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो भी ये मिस्टीरियस पैसेंजर है वो उनकी जर्नी को एक नया और शायद और भी खतरनाक मोड़ देने वाला है। कभी कभी सबसे बड़े खतरे वो होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। और इस काले समुद्र में, इस एंशिएंट कोलोसिस पर एक नया रहस्य शुरू हो चुका था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां समुद्र खुद ही श्रापित है, जहां पानी की हर लहर में मौत छुपी हुई है। आज हम चैप्टर 229 की कहानी सुनेंगे, जहां सनी का सामना होगा एक ऐसे राक्षस से जो उसकी सबसे बुरे दुष्स्वप्न से भी भयानक है। जैसे ही विशाल कोलोसस कैनियन से बाहर निकला, कर्स्ड सी का पानी उसके पेट तक पहुंच गया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कोलोसस के सीने पर कुछ और चिपका हुआ था। कुछ ऐसा जो देखने में तो ईल की तरह लग रहा था, लेकिन इसका आकार ये एक पूरी ट्रेन जितना बड़ा था। इसकी त्वचा पारदर्शी थी और अंदर एक विकृत स्केलेटन दिखाई दे रहा था जो देखने वाले के दिल में सिहरन भर देता था। सनी ने जब इस भयानक क्रीचर को देखा तो उसके मुंह से निकला, क्रैब। ये कोई साधारण समुद्री जीव नहीं था, ये एक फॉलन था और अब ये धीरे धीरे कोलोसस पर चढ़ना शुरू कर रहा था। उसकी चमकती आंखें सीधे सनी की तरफ घुड़ी, जैसे वो जानता हो कि ऊपर कुछ स्वादिष्ट इंतजार कर रहा है। नेफिस ने तुरंत अपना बीकन निकालने की कोशिश की, लेकिन सनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसने कहा अपनी आवाज में गंभीरता भरते हुए, मैं इसे संभाल लूंगा। वो जानता था कि बीकन उनका आखिरी हथियार था, कर्स्ड सी की असली भयावहताओं के खिलाफ। इसे यहां बर्बाद नहीं करना था। लेकिन अब सवाल यह था कि हाँ, वो सब तो बढ़िया है, लेकिन स्पेल के नाम पर मैं इस चीज से छुटकारा कैसे पाऊं? सनी के पास सिर्फ दर्जन भर सेकंड्स थे कुछ करने के लिए। उसने एफी की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम कोलोसस को ऊपर नीचे हिलते हुए महसूस कर रही हो? वो उसके कदम है। मुझे चाहिए कि तुम उन्हें गिनना शुरू करो। अगर मैं 30 कदम के बाद वापस ना आऊं तो जो चीज मैंने तुम्हें दी है उसे उस दिशा में उतनी जोर से फेंकना जितना तुम फेंक सकती हो, ठीक है? एफी ने सिर हिलाया। गुड लक।
उसने कहा, लेकिन फिर अचानक रुककर बोली, सुनो सनी, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे सोल शॉट्स ले सकती हूं ना? सन्नी का चेहरा सख्त हो गया। बिल्कुल नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सारे शॉट्स समुद्र में फेंक दिए जाने हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, समझी? और फिर ये लो शुरू हुआ। सन्नी ने कोलोसस की पत्थर की सतह पर कूदकर उस भयानक ईल की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ वो क्रीचर और करीब आ रहा था। उसकी घिनौनी गंध हवा में भर रही थी। व्हाट द हेल, हर चीज को इतना डिस्गस्टिंग होना जरूरी है क्या? सन्नी ने मन ही मन सोचा, लेकिन वो रुका नहीं। उसके हाथ में प्राउलिंग थॉर्न तैयार था और उसकी निगाहें ईल की आंख पर टिकी हुई थीं। चलो ये ट्राई करते हैं। एक तेज मूवमेंट के साथ सनी ने अपना डैगर फेंका। प्राउलिंग थॉर्न हवा में कटती हुई सीधे ईल की आंख के सॉकेट में जा घुसी। क्रीचर की चीख इतनी तेज थी कि पूरा कोलोसस हिल गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अचानक ईल के शरीर से सैकड़ों स्लेंडर टेंटिकल्स निकले जो सन्नी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। हर टेंटिकल एक अलग दिशा से आ रहा था, जैसे कोई जाल बिछाया जा रहा हो। डैम इट, सन्नी चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से घिर गया है। टेंटिकल्स उसके चारों तरफ थे और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कोलोसस की सतह पर कहीं छुपने की जगह नहीं थी और ईल का गुस्सा अब पूरी तरह से उस पर केंद्रित था। और तब जब सब कुछ खत्म लगने लगा, जब मौत बिल्कुल करीब थी, सन्नी ने एक आखिरी डेस्परेट फैसला लिया। कर्सिस, वो बुदबुदाया और फिर अंधेरे में कूद गया। क्या सन्नी इस भयानक इनकाउंटर से बच पाएगा? क्या उसकी ये डेस्परेट लीप उसे बचा पाएगी, या ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी? कर्स्ड सी के अंधेरे में क्या छुपा हुआ है, और क्या एफी को अपना कंटिंजेंसी प्लान इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा साहस ये होता है कि हम अज्ञात में कूदने को तैयार हो जाएं, भले ही हमें पता ना हो कि दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां अंधकार और प्रकाश के बीच की लड़ाई में एक युवा योद्धा को अपनी जान बचाने के लिए असंभव से लगने वाले हालात का सामना करना पड़ता है। आज हम सुनेंगे सनी की उस भयानक लड़ाई की कहानी जब उसे एक विशालकाय ईल के खिलाफ अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। अचानक से सनी खुद को गिरता हुआ पाता है, काले गहरे पानी की तरफ। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब वो महसूस करता है कि ईल उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। क्रैप, वो चिल्लाता है और तुरंत अपना कुनाइन निकालकर फेंकता है। एक इनविजिबल स्ट्रिंग के सहारे वो किसी तरह से स्टोन जायंट के विशाल हैमर पर झूलकर पहुंच जाता है। ईल 1 सेकंड देर से पहुंचती है, बस 1 सेकंड की देरी जो सनी की जान बचा लेती है। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होती है। ये हैमर, ये कोई साधारण हथियार नहीं था। ये किसी मेसन के हैमर जैसा दिखता था, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था कि सनी को इस पर बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था। हैमर लगातार हिल रहा था, झूल रहा था, और सनी को लगता था जैसे वो किसी वाइल्ड राइड पर फंस गया हो। इसमें बहुत दर्द होने वाला है, वो अपने आप से कहता है, जब ईल अपने काउंटलेस टेंटिकल्स के साथ उस पर हमला करना शुरू करती है। ये टेंटिकल्स 2 तरह के थे, कुछ मोटे और मजबूत, कुछ पतले लेकिन तेज। सनी को लगता है कि वो किसी नाइटमेयर में फंस गया है। फिर उसे एक आइडिया आता है। उसका खून, जो दूसरे फॉलन क्रीचर्स के लिए जहरीला था, वो अपनी उंगली काटकर खून निकालता है और ईल पर फेंकता है। लेकिन कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं। उसे एहसास होता है कि जो इफेक्ट कॉप्स ईटर पर हुआ था वो पॉइजन की वजह से नहीं, बल्कि किसी लार्जर मास अट्रैक्शन क्वालिटी की वजह से था। मैं यही हूं यू स्लैमी वर्म, वो चिल्लाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि सिचुएशन बहुत गंभीर है। ईल के थिन टेंटिकल्स उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। वो अपना मिडनाइट शार्ट भी खो देता है जब एक टेंटिकल उसके हाथ से वेपन छीन लेता है। इस डेस्परेट मोमेंट में सनी को नेफिस की सलाह याद आती है। सबसे बेहतरीन फाइटर्स वो नहीं होते जो सबसे ताकतवर होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। ड्रीम रेल्म जंगली था, अनप्रेडिक्टेबल था और अक्सर लॉजिक को चुनौती देता था। वो अपनी स्टोन सेंट बैटल स्टाइल को अडेप्ट करता है, स्टेडीनेस पर फोकस करता है, ग्राउंडेड फुटवर्क का इस्तेमाल करता है। हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है, हर मूवमेंट प्रिसाइज होती है। वो जानता है कि इस मूविंग हैमर पर बैलेंस बनाना ही उसकी सर्वाइवल की की है। आजा आजा, वो ईल को प्रोवोक करता है, लेकिन सिचुएशन और भी बुरी होती जा रही है। टेंटिकल्स उससे ओवरवेल्म कर रहे हैं। डैम इट ऑल, वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। फिर एक डेस्परेट मूव में वो अपने शैडो को सैक्रिफाइस करता है ईल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो मम्बल करता है, जानते हुए कि ये एक रिस्की गैम्बल है। और तभी
एक आवाज आती है, 30 स्टेप्स। एफी और मेमोरी की चीख सुनाई देती है। ये डिस्ट्रैक्शन परफेक्ट टाइमिंग पर आती है। ईल का टेंशन शिफ्ट हो जाता है, उसका वेट भी शिफ्ट हो जाता है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के सनी का स्टोन सेंट शैडो एक्शन में आता है। एक स्विफ्ट प्रिसाइज मूवमेंट के साथ वो ईल के मेन टेंटिकल्स में से एक को काट देता है। स्टोन सेंट की सारी ताकत के बावजूद वो इतनी अबॉमिनेबल चीज को मारने के लिए बहुत कमजोर थी, लेकिन एक टेंटिकल काटने के लिए काफी थी। ईल का ग्रिप लूज हो जाता है, वो बैलेंस खो देती है और फिर क्रैश, वो टर्बुलेंट ब्लैक वाटर्स में गिर जाती है। पानी के छींटे चारों तरफ उड़ते हैं और फिर साइलेंस। सनी एग्जॉस्टेड लेकिन ट्रायम्फेंट नीचे गिरी हुई ईल की तरफ देखता है। ये राइड फ्री नहीं है बास्टर्ड, अगली बार टिकट खरीद लेना, वो एक डिफाइंड स्माइल के साथ कहता है। इस इम्पॉसिबल ऑर्डियल से बचकर सनी ने सीखा कि ड्रीम रन में सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, बल्कि अडेप्टेबिलिटी, क्विक थिंकिंग और टीम वर्क के बारे में है। कभी कभी सबसे बड़ी विक्ट्रीज वो होती हैं जो हमें सबसे डेस्परेट मोमेंट्स में मिलती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पत्थर के विशालकाय देव धरती पर चलते हैं और अंधेरे समुद्र की लहरें मौत का संदेश लेकर आती हैं। यहां हमारा नायक सनी एक ऐसी यात्रा पर निकला है जो उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा साबित होने वाली है। सनी थोड़ी देर के लिए कोलोसस के झूलते हुए हैमर पर रुका रहा, आराम करते हुए और अपनी सांस वापस पाने की कोशिश करते हुए। लेकिन कर्स्ट सी तेजी से बढ़ रहा था। उसकी काली लहरें भूखे राक्षस की तरह ऊपर की ओर रेंग रही थीं। थोड़ा सा भी धीमा हुआ और कर्स्ट सी उसे पकड़ लेगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे चढ़ना ही होगा। विशाल पत्थर के देव का हाथ जब स्विंग करता तो सनी उस मोमेंटम का फायदा उठाकर आगे बढ़ता। हर झूले के साथ वो कुछ और ऊपर पहुंचता, लेकिन उसके हाथ थकान से कांप रहे थे। पत्थर की सतह फिसलन भरी थी और नीचे अंधेरा समुद्र उसका इंतजार कर रहा था। कई बार लगा कि अब गिरा, लेकिन सनी का जिद्दी दिल हार मानने को तैयार नहीं था। जब वो आखिरकार कोलोसस के कंधे तक पहुंचा तो उसके साथी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। सनी, क्या तुम ठीक हो? किसी ने पूछा। मैं जिंदा हूं, सनी ने हांफते हुए जवाब दिया। तुम किस चीज से लड़ रहे थे? एक बड़ा बदसूरत कीड़ा, मैंने उसे वापस पानी में फेंक दिया। सनी ने सरल शब्दों में अपनी जान की लड़ाई को छुपा दिया। इस बार कम से कम उसे अपनी जान बचाने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो शर्मिंदा करने वाला होता। वो अब चला गया है तो आराम कर लो, मैं पहरा दूंगा। सनी ने पत्थर के प्लेटफॉर्म पर लेटकर गहरी सांस ली। मजा आ गया। कोलोसस के धीमे धीमे हिलने की रिदम उसे अजीब तरह से सुकून दे रही थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुला रही हो। जब सनी आराम कर रहा था, बाकी कोहर्ट मेंबर्स काम में जुट गए। कई और एफी ने प्लेटफॉर्म के चारों ओर इम्प्रोवाइज्ड रेलिंग्स बनाई, स्पाइडर प्लेट से थ्रोइंग स्पीयर्स तैयार किए। हर चीज को मजबूत बनाया जा रहा था। इतना काम, सबसे बुरा क्या? नहीं, मैं वो ख्याल पूरा नहीं करने वाला। नो थैंक्स। सनी के शैडो ने सार्कास्टिक अपलॉज दिया। नेफिस चुपचाप उनकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व कर रही थी, जबकि कास्टर अपने मैप्स पर बिजी था। वो फॉरगॉटन शोर की वास्ट और डेंजरस लैंडस्केप को समझने की कोशिश कर रहा था। बाद में पछताने से बेहतर था कि सुरक्षित रहा जाए। जैसे जैसे स्टोन जायंट साउथ की ओर मार्च करता रहा, क्रिम्सन कोरल के पहाड़ उसके नीचे क्रश होते रहे। फॉरगॉटन शोर सच में विशाल था और इसका हर इंच अनसुने खतरों से भरा हुआ था। जो जानकारी कास्टर आज मैप पर डाल रहा था, वो फ्यूचर में उनके लिए बेशकीमती होने वाली थी। कोहर्ट को पता था कि उन्हें महीनों का सफर करके वापस डार्क सिटी जाना होगा। हर कदम पर नए खतरे, नई चुनौतियां। लेकिन वो कल की प्रॉब्लम थी। अभी सनी थोड़ा आराम डिजर्व करता था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और फॉरगॉटन शोर का डेसोलेट ब्यूटी एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। रोज रोज किसी को नर्क का खूबसूरत नजारा एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता था। यहाँ हर सनसेट एक नई कहानी कहता था, हर शैडो एक नया रहस्य छुपाता था। स्टोन कोलोसस के कंधे पर बैठकर इस एंडलेस और ट्रेचरस लैंड को देखते हुए सनी महसूस हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला था। लेकिन अभी के लिए वो सेफ था, अपने साथियों के साथ इस विशाल पत्थर के देव के कंधे पर, जो उन्हें अज्ञात भविष्य की ओर ले जा रहा था। सनी की आंखें फॉरगॉटन शोर के विशाल नज़ारों पर टिकी हुई थीं। यहाँ हर तरफ एक अजीब सी खूबसूरती थी, लेकिन साथ ही एक डरावना सन्नाटा भी। दूर तक फैले इस इलाके में विशालकाय राक्षसों के कंकाल बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने यहाँ कोई भयानक युद्ध लड़ा हो। बड़े बड़े जहाज़ों के टूटे हुए अवशेष रेत में धंसे हुए थे और गहरी खाइयां धरती को चीरती हुई अंधकार में गुम हो जाती थीं। कितनी पुरानी सभ्यताएं यहाँ बसी होंगी, सनी ने मन में सोचा। उसे याद आया कि जिन 7 हीरोज ने स्टारलाइट लीजन बनाई थी, उन्हें उन लोगों के रूप में डिस्क्राइब किया गया था जो सब कुछ निगल लेने वाले अंधेरे में पैदा हुए थे।
ये कर्स आज भी यहां मौजूद था, हर चीज को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ। अचानक कैसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है एक तूफान आ रहा है। उसकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। और क्यों ना हो, आखिर वे सब जमीन से 200 मीटर ऊपर एक चलती हुई कॉलोसस पर फंसे हुए थे। कई ने तुरंत कहा, तुमने उसे सुना, तैयार हो जाओ। लेकिन कैसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। रुको, कुछ और भी है। सनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कोई और खतरा महसूस कर रही हो? नहीं, महसूस नहीं कर रही। मैं बस कुछ अजीब सुन सकती हूं। ये एक सरसराहट जैसा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कई ने चिल्लाकर कहा, स्वॉर्म्स, ये शैतान झुंड में शिकार करते हैं, तैयार हो जाओ। हवा में अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। पहला क्रीचर कुछ हद तक एक जायंट लोकस जैसा दिखता था। उसकी बॉडी काले काइटिन से ढकी हुई थी और कंपैरेटिवली छोटी थी। एक अडल्ट इंसान से बड़ी नहीं थी, लेकिन जब वो हमला करने के लिए झपटा तो उसकी स्पीड देखकर सबकी सांस फूलने लगी। कैसी हवा, किसी ने चिल्लाकर कहा। अब पूरा आसमान इन क्रीचर्स से भर गया था। नेफिस, एफी, काई और कैस्टर सभी अपनी अपनी जगह पर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सनी भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर डिफेंस पोजीशन में आ गया। लड़ाई शुरू हो गई। ये क्रीचर्स बेहद तेजी से अटैक कर रहे थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सनी ने एक क्रीचर को अपनी ब्लेड से काटने की कोशिश की, लेकिन उसका मोमेंटम इतना ज्यादा था कि इम्पैक्ट से वो प्लेटफॉर्म से गिर गया। गिरते समय उसका दिल बैठ गया। 200 मीटर की ऊंचाई से गिरना मतलब मौत। लेकिन किस्मत से वो कॉलोसस के कंधे पर जाकर गिरा। सांस लेते हुए उसने नीचे की तरफ देखा। जो नजारा उसने देखा वो उसकी रूह कंपा देने वाला था। लैब्रिंथ से अनगिनत काले शेप्स निकल रहे थे और कॉलोसस पर चढ़ रहे थे। ये सिर्फ हवाई हमला नहीं था, ये तो एक पूरी आर्मी थी जो उन्हें घेरने आ रही थी। सनी की आंखों में दहशत भर गई जब उसने महसूस किया कि असली खतरा अभी शुरू हुआ था। युद्ध का शोर चारों तरफ गूंज रहा था। विशाल टिड्डियों का झुंड उस गोल प्लेटफॉर्म पर टूट पड़ा था जहां हमारा कोहॉर्ट लड़ रहा था। ये प्लेटफॉर्म किसी मूविंग कॉलोसस का हिस्सा था और हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। सनी अपनी तलवार से एक विशाल टिड्डे पर वार करता है। उसके काले खून की बूंदें हवा में बिखर जाती है। लेकिन जैसे ही मरे हुए टिड्डे जमीन पर गिरते हैं, कुछ अजीब होता है। कीचड़ के नीचे से अंधेरी आकृतियां प्रकट होती हैं। सैकड़ों मॉन्स्टर्स मांस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे मरे हुए टिड्डियों को निगलना शुरू कर देते हैं और फिर वो कोलोसस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखें कोहॉर्ट की तरफ दिखी हुई हैं। नेफिस की आवाज तेज और स्पष्ट गूंजती है, उन्हें मारने की कोशिश मत करो, उनके पंख तोड़ो। ये रणनीति बदलाव का समय था। अब लक्ष्य ये था कि टिड्डियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोका जाए, उन्हें मारना नहीं था। कई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके टिड्डियों के पंख निशाना बनाता है। कैसी अपनी दूरदर्शिता से टीम को गाइड कर रही है। एफी, जो एक स्किल्ड हंटर्स है, अपने मेकशिफ्ट डार्ट्स फेंक रही है, लेकिन उसके हथियार खत्म होने लगे हैं। उसे पता है कि अगर डार्ट्स खत्म हो गए तो उसे डेंजरस मेले कॉम्बैट में उतरना पड़ेगा। सनी अपने प्राउलिंग थॉर्न का इस्तेमाल करके वापस लड़ाई में शामिल होता है। उसकी शैडो मजबूत हो रही है हर अवेकेंड बीस्ट को मारने के साथ। फ्लैश रीवर को मार दिया, तुम्हारी शैडो और मजबूत हो रही है। लेकिन सिचुएशन और भी गंभीर हो जाती है जब सनी नीचे देखता है। कोलोसस की दीवारों पर रेंगते हुए कुछ 100 लैब्रिंथ क्रीचर्स हैं। वो तेजी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सनी चिल्लाता है नेफिस की तरफ। क्या? नेफिस जवाब देती है, अपनी तलवार से एक और टिड्डे का पंख तोड़ते हुए। कोलोसस पर रेंगते हुए कुछ 100 लैब्रिंथ क्रीचर्स हैं। वो बहुत जल्द यहां होंगे। नेफिस का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो जानती है कि कोहॉर्ट पहले से ही एग्जॉस्टेड है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। एफी के डार्ट्स लगभग खत्म हैं। हर कोई अपनी हद तक लड़ चुका है। ये सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही है। कुछ पलों के लिए साइलेंस छा जाती है, सिर्फ युद्ध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। नेफिस अपनी आंखें बंद करती है जैसे कोई कठिन निर्णय ले रही हो। जब वो आंखें खोलती है तो उसमें डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। वो सनी की तरफ देखती है और कहती है, तो फिर मेरे साथ आओ। ये कमांड मिस्टीरियस है, लेकिन सनी जानता है कि नेफिस के पास कोई प्लान है। शायद ये उनकी आखिरी उम्मीद है। हंड्रेड्स ऑफ क्रीचर्स नीचे से आ रहे हैं, ऊपर से टिड्डों का झुंड है और कोहॉर्ट की एनर्जी खत्म हो रही है। लेकिन नेफिस के शब्दों में कुछ ऐसा है जो होप देता है। क्या होगा जब वे सैकड़ों लैब्रिंथ क्रीचर्स से मुकाबला करेंगे? क्या नेफिस का प्लान काम करेगा? ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए फेज में जाने वाली है। पत्थर के विशालकाय दानव की पीठ पर खड़े होकर सनी और नेफिस ने नीचे की तरफ देखा। हजारों की संख्या में राक्षसी जीव उस विशाल पत्थर की मूर्ति पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नेफिस का चेहरा गंभीर था जब उसने कहा, तो प्लान क्या है? सनी ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। और क्या, जितनों को मार सकते हो मारो। दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां बांट लीं।
नेफिस आगे और बाईं तरफ संभालेगी, जबकि सनी दाईं तरफ और पीछे का हिस्सा देखेगा। जैसे ही पहले जीव ऊपर पहुंचे, सनी की सांस रुक गई। ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे। विशालकाय भूरे बालों वाले बंदर जैसे जीव, जिनके मुंह से खंजर जितने लंबे दांत निकले हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सभी के शरीर पर लाल रंग के फूल उगे हुए थे, जैसे कोई परजीवी उन्हें अंदर से खा रहा हो। पता ही था, सनी ने मन में सोचा, ये जीव सिर्फ मांस के कठपुतली थे। असली खतरा तो वो भयानक फूल थे जो इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। पहला बंदर सनी की तरफ झपटा। उसने तुरंत अपनी प्रॉलिंग थॉर्न निकाली और जीव के हाथ को काट दिया। काले खून की बौछार के साथ वो जीव नीचे गिर गया। ओह गॉड्स, सनी ने सोचा, जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दर्जनों से ज्यादा जानवर अब भी चढ़ रहे थे और ऊपर से विशाल टिड्डियां जमला कर रही थी। जैसा मैंने सोचा था, सनी ने मन में कहा, जब उसने देखा कि इनकी पार्शियली डीकंपोज स्टेट की वजह से इनकी बॉडीज इतनी टफ नहीं है। लेकिन संख्या का खेल था। जितने वो मार रहा था उससे कहीं ज्यादा आ रहे थे। काले खून से लथपथ होकर सनी ने चिल्लाकर कहा, मैं अब एक चलता फिरता निशाना हूं, है ना? वेल, बढ़िया, आने दो इन्हें, जितने ज्यादा उतना अच्छा। एक और ब्लड फ्लावर को मारने के बाद उसे मैसेज मिला, यू हैव स्लेन एन अवेकेंड मॉन्स्टर ब्लड फ्लावर, योर शैडो ग्रो स्ट्रॉन्गर। कम से कम ये चीजें इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। सनी ने राहत की सांस ली, लेकिन स्थिति और भी बुरी होती जा रही थी। अब कई ग्रुप्स पत्थर के दानव की पीठ तक पहुंच गए थे और सनी को लगातार भागकर अलग अलग जगहों पर लड़ना पड़ रहा था। अचानक एक बंदर उसकी तरफ कूदा। सनी ने तुरंत अपनी मिडनाइट शार्ड निकाली और उसे मार गिराया, लेकिन इस बार खून की जगह लाल रंग का पराग हवा में फैल गया। बुरा, बुरा, ये बुरा है, सनी ने सोचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लाल पराग उसकी सांस के साथ अंदर चला गया था। ओह ओह नहीं, ये अच्छा नहीं है। उसकी आंखें डर से फैल गईं जब उसे एहसास हुआ कि अब वो किसी नए और अज्ञात खतरे के चंगुल में फंस गया है। सनी की सांस तेज हो रही थी जब लाल पराग उसके फेफड़ों में घुसा। एक पल में ही उसके अंदर कुछ भयानक हो रहा था। ब्लड फ्लावर नाम का एक पैरासिटिक क्रीचर उसकी नसों में फैल रहा था, जैसे कोई जहरीला बीज अंकुरित हो रहा हो। दर्द इतना तीव्र था कि वो चीख पड़ा और कोलोसस की पीठ पर गिर गया। लेकिन गिरने का मतलब मौत था। विशालकाय बंदरों का झुंड उसे घेरे हुए था, उनकी आंखें खून से लाल और दांत रेजर शार्प। सनी ने अपने दांत भींचे और खड़ा हुआ। अंदर का दर्द असहनीय था, लेकिन बाहर का खतरा और भी बड़ा था। उसका ब्लड वीव ब्लेसिंग धीरे धीरे उस इंटरनल नाइटमेयर क्रीचर को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन प्रोसेस बेहद पेनफुल था। आओ, पास आओ कमीनो। सनी ने अपनी मिडनाइट शार्ड तलवार निकाली। पहला बंदर झपटा तो उसने एक स्विफ्ट मोशन में उसका सिर काट दिया। खून छलका, लेकिन 3 और मॉन्स्टर्स पहले से ही वहां थे, गिरे हुए क्रीचर की जगह लेने के लिए तैयार। अगले 1 मिनट या उसके आसपास उसने खुद को सारे अननेसेसरी थॉट्स को बाहर निकालने के लिए फोर्स किया। सिर्फ सर्वाइवल मैटर करती थी। उसने प्राउलिंग थॉर निकाला और एक टेम्परेरी ट्रैप बनाया। कुछ छोटे मिनटों में वो उसकी टेनिशियस बॉडी की भट्टी द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आधा दर्जन क्रीचर जमीन पर लुढ़क गए जब सनी ने कोलोसस की पीठ के नैरो स्टोन पाथ का फायदा उठाया। बड़े प्राइमेट्स को मुड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनकी संख्या एंडलेस लग रही थी। काफी है, सनी ने सोचा जब इंटरनल ब्लड फ्लावर फाइनली मर गया। यू हैव स्लेन एन अवेकेंड मॉन्स्टर ब्लड फ्लावर का मैसेज उसके माइंड में फ्लैश हुआ। दर्द अचानक कम हो गया, लेकिन राहत टेम्पररी थी। काश मैं सांस ले पाता, वो बुदबुदाया। चारों तरफ मॉन्स्टर्स का समंदर था। कोई एस्केप रूट नहीं दिख रहा था। ये उसका अंत लग रहा था। आखिरकार सनी ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। अगर मैं आज मरता हूं तो मैं कम से कम तुम में से जितनों को हो सके अपने साथ एक गहरे काले नरक में घसीट कर ले जाऊंगा। तैयार हो जाओ गैंग्रिल्स। एक विशाल प्राइमेट ने अपने क्लॉज से अटैक किया। सनी कुछ सेकंड्स दूर था। वो 1 सेकंड के कुछ हिस्से से लेट था। ये एंड था। अचानक एक स्विफ्ट शैडो आसमान से गिरा। एक लोकस जैसा क्रीचर, लेकिन ह्यूमन साइज का। उसने अटैकिंग प्राइमेट का सिर फाड़ दिया। खून की बारिश हुई। डैमनेशन, सनी चिल्लाया जब और भी फ्लैश वीवर्स आसमान से उतरे। ये एक नई ट्राइब थी, नाइटमेयर क्रीचर्स की। अब 3 तरफा युद्ध शुरू हो गया था। प्राइमेट्स और लोकस्ट्स एक दूसरे पर टूट पड़े। क्लॉज, फैंग्स और रेजर शार्प विंग्स की आवाजें कोलोसस की पीठ पर गूंज रही थीं। सनी और 6 इंसान उनके बीच होपलेसली अटक गए थे। ये सर्वाइवल नहीं था, ये प्योर केओस था। और सनी को पता था कि अब उसकी फाइट सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि इस पूरे नाइटमेयर से थी।
युद्ध का मैदान एक पल में नरक बन गया था। प्राचीन मूर्ति की सतह पर टिड्डियों का झुंड और ब्लड फ्लावर के बंदरों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई थी। सनी की सांस फूल रही थी, उसके फेफड़ों में तेज दर्द हो रहा था और होठों पर खून का झाग दिख रहा था, लेकिन वो जानता था कि रुकना मतलब मौत है। होश में आओ, नेफिस की आवाज तेज हवा में गूंजी। उसकी आग की लपटें मूर्ति की गर्दन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही थीं। सनी ने अपने घावों को देखा और सोचा, बहुत बहुत बुरा नहीं है। हालांकि वो जानता था कि यह झूठ था। उसका शरीर कुछ कुछ एक कॉकरोच की तरह लग रहा था, टूटा हुआ लेकिन फिर भी चलने को तैयार। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बस कुछ ही सेकंड्स में एंशिएंट जाइंट की सतह और उसके चारों ओर की हवा अटर केओस में डूब गई थी। टिड्डियों के झुंड ने स्कोर्स को कुछ ही पलों में खा लिया था। कई के तीर खत्म हो रहे थे। उसके शरीर से खून बह रहा था। कैसी लड़खड़ा रही थी, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। एफी मेले कॉम्बैट में फंसी हुई थी। हर वार के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। कर्सेस, कैस्टर की आवाज में थकान साफ सुनाई दे रही थी। उसकी मैजिकल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। स्टोन सेंट भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। अचानक कुछ हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कैसी का संतुलन बिगड़ा और वो प्लेटफॉर्म से गिरने लगी, एक टूटे हुए गुड़िया की तरह। नहीं, कई की चीख हवा में गूंजी। बिना एक पल गंवाए वो हवा में कूद गया, अपनी जान की परवाह किए बिना कैसी को बचाने के लिए। कुछ सेकंड्स जो एक सदी तक चलते हुए लगे, कई ने मिड एयर में कैसी को पकड़ लिया। दोनों सेफली नीचे उतरे, लेकिन अब कोहोर्ट की स्थिति और भी खराब हो गई थी। बुरा, बुरा, ये बुरा है, सनी ने अपने आप से कहा। ब्लड फ्लावर सच में एक हॉरिफाइंग एनिमी थे। ये क्रीचर्स पूरे स्वॉर्म्स को अपने कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन जो अगला हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। एक सेकंड के कुछ हिस्से ज्यादा रुका, फिर अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। सभी नाइटमेयर क्रीचर्स, टिड्डियां, बंदर, सब कुछ एकदम से लड़ना बंद करके भागने लगे। उनकी आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था। वो क्या? सनी ने साउथ की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। नहीं नहीं नहीं, वहां गुस्से में भरे अंधेरे की एक ना सोची जा सकने वाली विशाल दीवार आ रही थी। तूफान आ रहा था। बिजली की चमक लगभग हर सेकंड बादलों की रेजिंग डेप्थ्स को इल्यूमिनेट कर रही थी। यह स्टॉर्म इतना मैसिव था कि सभी क्रीचर्स टेरर में भाग रहे थे। नेफिस ने भी उस अप्रोचिंग वॉल ऑफ डार्कनेस को देखा। उसके चेहरे पे भी डर की छाया दिख रही थी। यह तूफान उन सभी बैटल से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था जो उन्होंने अब तक लड़ी थी। कोहोर्ट अब एक नई और भी बड़ी मुसीबत के सामने खड़ा था। जो क्रीचर्स अभी तक उनके एनिमीज थे, वो भी स्टॉर्म से डर के भाग रहे थे। इसका मतलब था कि जो आने वाला था वो उनकी अब तक की सबसे बड़ी चैलेंज होने वाली थी। अंधकार की दीवार तेजी से आ रही थी। एक ऐसा अंधकार जो हर चीज को निगल जाता था, हर सेकंड लैबिरिंथ के विशाल हिस्सों को अपने अंदर समा लेता था। काई, कैसी, आर्चर, एफी, नेफिस और सनी, ये सभी एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए थे, जहां से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एफी की हालत बहुत खराब थी। उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि देखने वाले का दिल दहल जाता था, लेकिन नेफिस ने बिना सोचे समझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अपने साथी की तकलीफ दूर करने के लिए उसे कहीं ज्यादा हैरोइंग टॉर्चर सहना पड़ता था। यही था उसका फ्लॉ। दूसरों को ठीक करने के लिए खुद को जलाना पड़ता था। सनी भी ठीक नहीं था। उसके फेफड़ों में जलन हो रही थी। पॉलन की वजह से खून की खांसी आ रही थी। ऊख, थोड़ी जलन हो रही है, उसने कहा अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करते हुए। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन चिंता मत करो, मेरे फेफड़ों में अब फूल नहीं उग रहे हैं एनीमोर। उसकी आवाज में कड़वा मजाक था। अब हम क्या करने वाले हैं? आर्चर की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। समुद्र तेजी से बढ़ रहा था और स्टैचू का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे डूब जाने वाला था। हम नहीं कर सकते, सनी ने जवाब दिया। समुद्र बढ़ने वाला है, इसलिए स्टैचू का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे डूब जाएगा। हम लकी होंगे अगर लहरें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने जितनी ऊंची नहीं हुई। तो फिर हम मर गए? आर्चर का सवाल हवा में लटक गया। सनी ने अपने साथियों को तसल्ली देने की कोशिश की। चिंता मत करो, पत्थर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं करता, तो हम बिजली से सेफ रहेंगे मोस्ट लाइकली। तुम्हें असल में डरना उन चीजों से चाहिए जो उस सारे शोर शराबे से अट्रैक्ट हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि नेफिस को अपनी शक्ति के लिए कितना दर्द सहना पड़ता था। जब सनी ने पूछा, लेकिन क्या इसमें दर्द नहीं होता? तो नेफिस का जवाब था, उतना बुरा नहीं जितना तुम्हें होने वाला है। मुझे इसकी आदत है, उसने कहा था। लेकिन सनी का दिल इस बात से भर आया। मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इसकी आदत हो। तुम्हें नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज में गहरी चिंता और प्रेम था। अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। आसमान फट पड़ा था।
स्टॉर्म अपने पूरे गुस्से के साथ आ गया था। हवाएं इतनी तेज थीं जैसे लगता था जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। तैयार हो जाओ, पकड़ लो। नेफिस की आवाज तूफान के शोर में भी साफ सुनाई दी। सभी ने अपनी जगह मजबूती से पकड़ ली। कईयों ने हंसते हुए कहा कि वो स्टोन सेंट की जांग पकड़ेगा। इस भयानक माहौल में भी उसका मजाक सबको हिम्मत दे गया। और फिर वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। हेडलेस कॉलोसस, जो उन सभी को लेकर चल रहा था, सीधे उस भयानक तूफान में कूद पड़ा। हवाओं का गुस्सा, बारिश की मार और अंधकार की दीवार, सब कुछ एक साथ उन पर टूट पड़ा था। ये था उनके सर्वाइवल की असली परीक्षा। क्या वे इस हैरोइंग स्टॉर्म से बच पाएंगे? क्या उनकी दोस्ती और एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस इस अंधकार के सामने टिक पाएगी? जवाब सिर्फ समय ही दे सकता था, लेकिन एक बात पक्की थी, वे सभी एक साथ थे और एक साथ ही इस तूफान का सामना करेंगे। तूफान की शुरुआत अचानक हुई थी। एक पल पहले तक सब कुछ शांत था और अगले ही पल सनी और उसके साथी खुद को एक भयानक आंधी के बीच में पाए। स्टोन सेंट के ऊपर बैठे हुए वो सभी 6 लोग उस प्राचीन पत्थर से चिपके हुए थे, जैसे उनकी जान इसी पर निर्भर हो। और सच कहा जाए तो वाकई में उनकी जान इसी पर निर्भर थी। हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। बारिश की बूंदें तीरों की तरह उनके चेहरे पर मार रही थीं। बिजली आसमान को चीरती हुई इतनी तेज चमकती थी कि आंखें बंद करनी पड़ती थीं। और बादलों की गर्जना, वो तो वैसी थी जैसे पूरा आसमान टूटकर गिरने वाला हो। यार, अब तक की सबसे बुरी अम्यूजमेंट राइड है ये, सनी ने मन में सोचा, अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए। स्टोन सेंट कुछ सेंटीमीटर पीछे की तरफ फिसला था और उस एक छोटे से मूवमेंट ने सभी का दिल दहला दिया था। लेकिन फिर भी वो सभी 6 इंसान उस एंशिएंट स्टोन से चिपके रहे। पर सनी को पता था कि असली डर तूफान में नहीं था, असली डर उस काले समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था। वो कर्सिड सी जो अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और स्टोन सेंट का निचला हिस्सा अब पानी में डूबने लगा था। कर्स इट ऑल, सनी ने मन में कहा। वो जानता था कि इस लाइटलेस डेप्थ में क्या छुपा हुआ है, वो अनस्पीकेबल टेरर्स जिनके बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। और फिर वो दिखा। पहले तो सिर्फ एक शेडो था, एक विशाल काली छाया जो पानी की गहराई से ऊपर की तरफ आ रही थी। सनी की सांस फूलने लगी। वो जानता था कि ये क्या है। वो सेम अबॉमिनेशन था जिसने फॉरगॉटन शोर पर उस मॉन्स्ट्रस शार्क को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक गार्गेंचुइन ब्लैक टेंटिकल पानी से बाहर निकला, इतना बड़ा कि स्टोन सेंट के सामने भी छोटा लग रहा था। उसकी सरफेस पर स्ट्रेंज मार्किंग्स थीं और वो एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ। तैयार रहो, वो सनी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा की आवाज में उसकी आवाज दब गई। टेंटिकल ने स्टोन सेंट के गले के चारों तरफ कॉइल किया। उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी कि लगता था जैसे वो कोलोसस को स्ट्रैंगल करके पानी में खींच ले जाएगा। सनी और उसके साथियों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। ओ नहीं, किसी ने चीखा। लेकिन स्टोन सेंट कोई ऑर्डिनरी स्टैचू नहीं था। अचानक उसका कोलोसल हैंड मूव हुआ। उसने उस जाइगेंटिक टेंटिकल को ग्रैब किया और फिर जो हुआ वो इनक्रेडिबल था। एक एफर्टलेस मोशन में स्टोन सेंट ने उस टेंटिकल को टियर कर दिया, जैसे कोई कागज फाड़ रहा हो। टेंटिकल के पीसेस हवा में उड़े और फिर कर्स्ड सी में वापस गिर गए। ओह गॉड्स! सनी की आंखें वाइड हो गईं। लेकिन ये अभी शुरुआत थी। टेंटिकल के रेमनेंट्स जैसे ही पानी में गिरे, कुछ और भी हुआ। सी का सरफेस अचानक एक्सप्लोड हो गया। पानी हाई अप इन द एयर उछला और एक डेफनिंग साउंड आई। स्टॉर्म अभी भी रेज कर रहा था, लाइटनिंग अभी भी फ्लैश कर रही थी और थंडर अभी भी रोर कर रहा था। लेकिन अब एक नया थ्रेट था। सी के नीचे कुछ और भी था, कुछ और भी बड़ा और शायद और भी डेंजरस। सनी ने महसूस किया कि उनकी जर्नी अभी शुरू हुई है। स्टोन सेंट पावरफुल था, लेकिन कर्स्ड सी के डेप्थ्स में जो हॉरर्स छुपे हुए हैं वो अभी भी अननोन थे। और जैसे जैसे डार्क वाटर ऊपर उठ रहा था, वैसे वैसे उन हॉरर्स का सामना करने का टाइम भी आ रहा था। तूफान की आवाज में, एक्सप्लोडिंग सी की साउंड में और अपने दिल की तेज धड़कन में सनी को एक बात क्लियर थी कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। चैप्टर 239 की शुरुआत होते ही सीज का काला पानी अचानक फूटने लगा। 6 विशालकाय टेंटिकल्स समुद्र की गहराई से निकलकर ऊपर आए, जैसे कोई प्राचीन दानव जाग गया हो।
ये टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि स्टोन कोलॉसस भी उनके सामने छोटा लग रहा था। सनी और उसके साथी कोलॉसस के कंधों पर खड़े होकर इस भयानक नज़ारे को देख रहे थे। पहले 4 टेंटिकल्स पानी के नीचे गए और कोलॉसस के पैरों और धड़ के चारों ओर लिपट गए। बाकी 2 उसकी बाहों की तरफ बढ़े। सनी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि इतने छोटे इंसान इन टाइटन्स की लड़ाई में कैसे बच सकते हैं। हवा में तूफान और भी तेज हो गया था, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध से डर गई हो। कोलॉसस ने पहले तो एक टेंटिकल को अपनी मुट्ठी में दबाया। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि टेंटिकल कुचल गया और उसमें से काला बदबूदार खून बहने लगा। लेकिन बाकी 5 टेंटिकल्स ने एक साथ हमला किया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोलॉसस की गति धीमी होने लगी। सनी को कोलॉसस के कंधे में कंपन महसूस हुई। उसने मन में सोचा, अच्छा नहीं है। स्टॉर्म और भी भयानक हो गया था। टेंटिकल्स की शक्ति से कोलॉसस की कलाई में दरारें आने लगीं, जैसे वो टूट जाएगी। कोलॉसस की हर हरकत धीमी होती जा रही थी जब तक कि वो बिल्कुल रुक नहीं गया। अचानक बिना किसी चेतावनी के कोलॉसस ने गहरी सांस ली और सीज के काले पानी में गोता लगा दिया। हम नीचे जा रहे हैं, अपनी सांसें रोको, किसी ने चिल्लाकर कहा। सनी और उसके साथी ठंडे अंधेरे पानी में डूब गए। समुद्र की गहराई का दबाव इतना था कि लगता था जैसे छाती फट जाएगी। पानी के नीचे एक अजीब अवर्णनीय आवाज आई, कुछ ऐसी आवाज जो इंसानी कानों के लिए नहीं बनी थी। सनी को लगा जैसे उसकी आत्मा भी कांप रही हो। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक कोलॉसस तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो इतनी तेजी से सरफेस पर आया कि पानी के छींटे चारों तरफ बिखर गए। सनी और उसके साथी अभी भी कोलॉसस के कंधों पर थे, सांस लेने के लिए तरस रहे थे। जब सनी ने आंखें खोलीं तो जो नजारा देखा वो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। कोलॉसस ने गोता इसलिए नहीं लगाया था कि वो भागना चाहता था। वो समुद्र की तलहटी से उस एबिसल क्रीचर को उठाने गया था। अब वो उस लवायथन को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए था, उसे आसमान की तरफ उठाते हुए। उस प्राणी का असली रूप देखकर सनी की रूह कांप गई। वो कुछ ऐसा था जिसे देखना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। तूफानी आसमान के नीचे कोलॉसस के हाथ में वो भयानक हॉरर लटक रहा था। सनी सिर्फ कांपता रह गया, इस बात को समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी क्या हुआ था। यही था चैप्टर 239 का अंत, एक ऐसा युद्ध जिसमें टाइटन्स लड़े थे और छोटे इंसान सिर्फ गवाह बने रह गए थे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को हिला देगी। एक ऐसा एनकाउंटर जहां एंशिएंट पावर्स का सामना होता है कॉस्मिक हॉरर से, और जहां डार्कनेस और लाइट के बीच का युद्ध तय करता है कि कौन जिंदा रहेगा। सनी की आंखों के सामने जो नजारा था वो किसी भी इंसान के सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा डरावना था। उस विशाल स्टोन कलोसस के हाथों में एक गार्गेंचुइन स्कल था, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी स्कल नहीं था। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 आई सॉकेट्स थे और इसके केनाइन्स इतने प्रोमिनेंट थे कि देखकर ही डर लगता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस स्कल से एक ऐसी वाइल ऑरा निकल रही थी जो सनी को बिल्कुल कमजोर कर रही थी। वो सेंसेशन कुछ हद तक वैसे ही थी जैसा उसने तब अनुभव किया था जब वो अननोन को डिस्क्राइब करने वाले रून्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बस 1000 गुना ज्यादा बड़ा हुआ। उसका पेट मतली से भर गया था और उसे लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। अगर सनी को डिस्क्राइब करना पड़ता कि एग्जैक्टली क्या अलग था तो उससे शब्दों में बयान करने में मुश्किल होती, लेकिन स्कल के बारे में सब कुछ गलत, मलिग्निटी और ईवल चीख रहा था। अचानक सनी को एहसास हुआ कि यह स्कल सिर्फ एक शेल था, इसके अंदर कुछ और छुपा हुआ था, एक हॉरर ऑफ द डेप्थ्स। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि स्कल के लोअर जॉ से 7 जाइगेंटिक टेंटिकल्स निकल रहे थे। 3 टेंटिकल्स बैडली डैमेज थे, लेकिन बाकी 4 में अभी भी अनइमेजिनेबल पावर भरी हुई थी। ब्लैक ऑयली फ्लैश की ग्लिम्सेस दिख रही थीं और सनी समझ गया कि ये क्रीचर इस स्कल को अपने घर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन स्टोन कलोसस का रिएक्शन देखकर सनी हैरान रह गया। वो बिल्कुल शांत था, जैसे इस एबिसल क्रीचर की डेवस्टेटिंग एम्ब्रेस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कलोसस ने अपना मैसिव हैमर उठाया और आसमान की तरफ देखा। रेजिंग स्टॉर्म से डजन्स ऑफ लाइटनिंग बोल्ट्स उसके हैमर पर स्ट्राइक करने लगी। आर्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैमर के चारों तरफ डांस करने लगी और वो इनकैंडेसेंटली ब्राइट ग्लो करने लगा। वो क्या कर रहा है? सनी की आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत था, फिर कोलॉसस ने अपना हैमर नीचे की तरफ स्विंग किया। जो ब्लो उसने उस अबॉरेंट स्कल पर मारा वो इतना डेवास्टेटिंग था कि पूरा एटमॉस्फेयर हिल गया।
स्कल क्रैक हो गया और उसके अंदर छुपा हुआ हॉरर वोंडेड हो गया। जो आवाज निकली वो किसी भी जिंदा जीव को कभी पैदा नहीं करनी चाहिए थी। वो चीख वैसी थी जो रेजिंग स्काइज को चीरने वाली, बहरा कर देने वाली गरज से भी कहीं ज्यादा तेज थी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज अभी बाकी थी। नहीं, खून नहीं, ये कुछ अलग था। जो हॉरर ऑफ द डेप्थ्स की बॉडी से बह रहा था वो शुद्ध अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। प्योर इम्पेनेट्रेबल डार्कनेस का एक वेव सनी और उसके साथियों की तरफ रश कर रहा था। ये कोई ऑर्डिनरी डार्कनेस नहीं थी, ये ट्रू डार्कनेस थी जो एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देती थी। सनी को तुरंत समझ आ गया कि अगर ये डार्कनेस उन तक पहुंच गई तो उनकी किस्मत मौत से 100 गुना बुरी होगी। लेस देन अ सेकंड बचा था। पैनिक में अपनी बॉडी को मोड़ते हुए सनी ने अपना मुंह खोला और जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, नेफिस, रोशनी। नेफिस का रिस्पॉन्स इंस्टेंट था। ब्लाइंडिंग व्हाइट रेडियंस पूरी जगह को भर गए। जब ट्रू डार्कनेस की लहर जो अबिसिल क्रीचर के घाव से बह रही थी उसने प्योर लाइट को छुआ तो वो बस एग्जिस्ट करना बंद कर गई। दिन की रोशनी में नाइटमेयर के निशान की तरह गायब हो गई। स्टोन कोलोसस ने इनडिफरेंटली अपना हैमर हटाया और उस हैरोइंग स्कल को वापस कर्स्ड सी में ड्रॉप कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मार्च कंटिन्यू करता रहा, साउथ की तरफ बढ़ता रहा, जैसे अभी अभी जो कॉस्मिक बैटल हुआ था वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। स्टॉर्म धीरे धीरे सबसाइड होने लगा। सनी एग्जॉस्टेड था लेकिन जिंदा था। उसने देखा कि कैसे वो एंशिएंट पावर अपने काम में लगी रही, जैसे उसके लिए ये सब रूटीन था। कंपैरेटिवली सेफ माय एस, वो बुदबुदाया, अभी भी उस टेरिफाइंग एनकाउंटर के शॉक में। आसमान साफ हो रहा था लेकिन सनी जानता था कि जो कुछ उसने देखा था वो हमेशा उसकी मेमोरी में रहेगा। कभी-कभी सबसे बड़ी पावर्स के सामने हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स होते हैं और हमारी सर्वाइवल सिर्फ लक और क्विक थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।